चाहूंगा आरजू कि आपके ऊपर मेरे ऊपर सिर्फ एक ही ब्लेम लगाया जाता है। ये जो कई लौंडे लपाड़े हैं वो कहते हैं भाई जरा मोदी जी की बात करें कि यार उनसे कुछ सीख लो, भारत तरक्कियों पे उनसे कुछ सीख लो, तो कहते हैं ये राह के एजेंट है, ये भारत के एजेंट। मैंने अब सोचा है कि थोड़ा सा इनको और भी आसपास की खबरें बताऊं ताकि शायद ये इनको हया आ जाए। हुकूमत ये कह रही है कि वहां से कारोबार लेके आएंगे, मुझे किसी ने बताया कि वो घड़ियां और चॉकलेट खरीदने गए वहां से। किसके लिए सर? चॉकलेट तो फिर मुझे दे सकते हो अगर देना चाहे। और अपनी भैया स्विट्जरलैंड की घड़ियां मशहूर है और वहां का चॉकलेट मशहूर है। अपनी बीवी और बच्चों के लिए चॉकलेट और अपने लिए घड़ी लेंगे वो। उनको बचपन से शौक था, कहते थे मैं स्विस मेड घड़ी लूंगा, बचपन से शौक था। अब्बू अब्बू मैं स्विट्जरलैंड की घड़ी लूंगा, चले गए। मुझे किसी ने कहा है कि वो वहां पे जी पाकिस्तान के लिए बिजनेस लेने गए, और यार घर में बम पड़ रहे हैं यार, सुसाइड अटैक हो रहे हैं, टीटीपी घुस के मार रहा है, यहाँ कौन आके कारोबार करेगा? लोग अब ईरान ने भी मारना शुरू कर दिया सर। इनकी पतलून जो है बाहर लहरा रहे थे लोग, उन्होंने पतलून पेश की थी तभी वो बाहर उन्होंने बताया था। और मुझे अभी याद है कि मेरे मुर्शद का जो भांजा था वो बाहर मजाक उड़ा रहा था कि इसकी वेस्ट 52 है कोर कमांडर, कि आपके हर लीडर को कॉम से कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू में ट्वीट करना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती, ये लिटरेसी नहीं है इनकी। बिल्कुल ऐसे मांगूंगा ये 62% भी आपके पढ़े लिखे 2% कर लें तो फिर हो सकता है 60 तो माने। चाहूंगा आरजू कि आपके ऊपर मेरे ऊपर सिर्फ एक ही ब्लेम लगाया जाता है। ये जो कई लौंडे लपाड़े हैं वो कहते हैं भाई जरा मोदी जी की बात करें कि यार उनसे कुछ सीख लो, भारत तरक्कियों पे उनसे कुछ सीख लो, तो कहते हैं ये राह के एजेंट है, ये भारत के एजेंट। मैंने अब सोचा है कि थोड़ा सा इनको और भी आसपास की खबरें बताऊं ताकि शायद ये इनको हया आ जाए। बिल्कुल इनको मैं आज ये बताना चाहूंगा कि कल परसों में जब एक पढ़ रहा था बांग्लादेश के हवाले से हसीना वाजदा के क्या प्रोग्राम लेकर, तो मैंने कंपेयर किया पाकिस्तान के हवाले से, और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अगली खबर जो सऊदी अरेबिया से पहले ये बताना चाहूंगा, बांग्लादेश की जीडीपी इस वक्त 416 बिलियन है, आपकी 341 बिलियन है। आपकी उनकी पॉपुलेशन 172 बिलियन है, आपकी 241 है। उनकी एक्सपोर्ट 49 बिलियन की है, आपकी उनकी एक्सपोर्ट 59 बिलियन की है, आपकी 40 बिलियन की है। जीडीपी ग्रोथ उनकी 5.6% है, आपकी 0.5%। बिल्कुल इन्फ्लेशन रेट हालांकि वो बहुत आजकल क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वहां बहुत महंगाई है, उनकी 9.4% इन्फ्लेशन है, आपका 30%। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है, गरीब अभी मुल्क है, $2457 पर कैपिटा उनकी इनकम है, आपकी $1505 है। उनका लिटरेसी रेट 74% है, आपका लिटरेसी रेट 62% है। हालांकि आपका लिटरेसी रेट चेक करने के लिए क्या पूछा जाता है कि जो बंदा सिर्फ सिग्नेचर कर सकता है, चाहे अपना नाम ना लिख सकता हो, कागज पकड़ के इस तरह कर दे तो कहते हैं ये पढ़ा लिखा आदमी है। तो सारे के सारे, क्योंकि देखे ना आपका स्टैंडर्ड, मैं लिटरेसी रेट यहां से चेक करूंगा कि आपके हर लीडर को कॉम से कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू में ट्वीट करना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती, ये लिटरेसी नहीं है इनकी। बिल्कुल मांगूंगा ये 62% भी आपके पढ़े लिखे 2% कर लें तो फिर हो सकता है 60 तो माने। अब अगली जो खबर आज की सबसे बड़ी खबर है, जो दो खबरें हैं, एक तो हमारे जो काकड़ साहब हैं जिनका नाम घड़े में से निकला था, किसी ने निकाला था घड़े में से, उनकी लॉटरी निकली थी कि यार जहाज अगले 6 महीने 1 साल के लिए जहाज तुम्हारा है, जहां मर्जी जाओ। उसके बाद वो इब्न बतूता बन गए थे, वो स्विट्जरलैंड चले गए। हुकूमत ये कह रही है कि वहां से कारोबार लेके आएंगे, मुझे किसी ने बताया कि वो घड़ियां और चॉकलेट खरीदने गए वहां से। किसके लिए सर? चॉकलेट तो फिर मुझे दे सकते हो अगर देना चाहे। और अपनी भैया स्विट्जरलैंड की घड़ियां मशहूर है और वहां का चॉकलेट मशहूर है, अपनी बीवी और बच्चों के लिए चॉकलेट और अपने लिए घड़ी लेंगे वो। उनको बचपन से शौक था, कहते थे मैं स्विस मेड घड़ी लूंगा, बचपन से शौक था। अब्बू अब्बू मैं स्विट्जरलैंड की घड़ी लूंगा, चले गए। मुझे किसी ने कहा है कि वो वहां पे जी पाकिस्तान के लिए बिजनेस लेने गए, और यार घर में बम पड़ रहे हैं यार, सुसाइड अटैक हो रहे हैं, टीटीपी घुस के मार रहा है, यहाँ कौन आके कारोबार करेगा? लोग अब ईरान ने भी मारना शुरू कर दिया सर टीटीपी के साथ। भाई यहाँ से लोग जिंदा बच के भाग रहे हैं यहाँ से, तो आप कहते हैं यहाँ कारोबार लेकर आए। वो तो जहाज में घूमने गए, कहते हैं यार असदर हकीकत मुझे एक और भी किसी ने बताई है कि इनको बचपन में शौक था बर्फबारी देखने का, और कहते थे मैं खुद तो स्कीइंग नहीं कर सकता, मैं लोगों को देखूंगा किस तरह करते हैं। चले गए फिर वहां पे। अब वहां पे एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी उनको ले जाएगी, स्कीइंग कराएगी, चॉकलेट लेकर देगी 2 डब्बे और एक घड़ी तोहफे में देंगे, ये अगली फ्लाइट पकड़ के वापस अपना जहाज लेकर गए, चाहे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए। लेकिन चले, शौक था भाई, शौक पूरा करना चाहिए भाई। जब आपका वो कहते हैं ना हाथ पड़ जाए, दोबारा किसने वज़ीर आज़म बनाना है? दोबारा इनके पूरे खानदान में से कोई नहीं बने। इनका सुना F11 में रहायशन के पड़ोसी को नहीं पता ये कौन है। सर मैं भी F11 में रहती हूं, मुझे नहीं पता ये कहां है। भाई मैंने खुद पहली दफा लफ्ज काकड़ मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना है। ये काकड़ क्या चीज है पता पहली दफा चला यार, आज तक नहीं मैंने नाम सुना ये काकड़। और ऐसा लीडर बनाया, और सुना कुछ और भी 5-7 लोग ये क्वेटे से बुला के यहाँ इस्लामाबाद में आबाद कराए गए थे। हमारे एक बहुत बड़े फाते थे इस एरिया के, जनरल फैज साहब के, उनके कई थे जो लेकर आए थे क्वेटा से। उनको लोग क्वेटा में भी कोई नहीं जानता, उनको लेके आए थे 10-15 लोगों को, ज्यादातर को उन्होंने सेनेटर बना दिया था। ये भी सेनेटर बने थे, सुना बर्तानिया पढ़ने गए थे, पढ़ के नहीं आए वहां से, बगैर डिग्री के वापस आ गए थे। चले ठीक, घूमे फिरे भाई। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह है,
बहुत अच्छी जगह, वो पानी शानी की 2 बोतलें भी वहां से ले आए, बड़ा अच्छी जगह ले गए घूमने। भाई अगर आपका हाथ पड़ता हो जाना चाहिए, दुबई चले जाए, रास्ते में दुबई में रुकेंगे, वहां शॉपिंग वगैरह करेंगे बच्चों के लिए, चॉकलेट और घड़ियां लेने गए हैं, वहां से और कुछ नहीं लाएंगे। जो अगली खबर आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी डैवो के हवाले से जब मैंने बात की, जो स्विट्जरलैंड के अंदर आज जो तहलका खेज खबर सबसे ज्यादा जो आई है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्रिंस फैसल बिन फरहाद अल सऊद, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, उनसे ये क्वेश्चन किया गया और वहां पे वो इकोनॉमिक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे थे। उन्होंने कहा अगर इजराइल फलस्तीन को स्टेटहुड दे देगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंप्रीहेंसिव इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम इसके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे, और उन्होंने कहा इससे इजराइल के दरवाजे पूरे मिडिल ईस्ट में खुल जाएंगे। वजह यह है कि इसकी पहले भी यूएई, बहरीन और मोरक्को सऊदी अरेबिया के कहने के ऊपर वो रिकॉग्नाइज इनको कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द इब्राहिम अकॉर्ड। और फिर वो उनकी जो आज जो उसके बारे में मैं खबर पढ़ रहा था तो उसके ये लिखा ये था, वाकई ये बात ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर हरमैन है, मस्जिद नबवी है, वहां खाना काबा है, तो मुसलमानों की बिल्कुल ओपिनियन चेंज हो जाएगी। और कई और ममालिक, पाकिस्तान तो इसी खुशी में रिकॉग्नाइज कर लेगा, ऑफ कोर्स जाहिर है कि सऊदी अरेबिया का है, वो तो कहेंगे सीटी मारेंगे, हाँ भाई साइन कर दो भैया, तो आपने तो फौरन कर देना, लेकिन और मुल्क भी करेंगे रिकॉग्नाइज सऊदी अरेबिया के पीछे। दूसरी खबर ये थी। तीसरी खबर और आखिरी खबर ये मैं बताना चाहूं, बहुत मजे की खबर है। आज मुर्शिद पेश हुए जब तोशा खाना के केस में, तो सुना है वहां पे काले जादू ने असर दिखा दिया, जज बशीर बीमार होकर गिर गए वहां पे, सुना बेहोश, मुर्गे काम है ना, मुर्गे उर्गे काटे होंगे। हम वो काले बकरे कहते हैं जी, जमान पार्क में, खैर बकरे तो आजकल मिल नहीं रहे, मुर्गी ही उन्होंने कहा, और सुना है 2 किलो मिर्चें जला दी उन्होंने। जो जज मोहम्मद बशीर थे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गिर गए। तो पीटीआई वालों ने कहा पीरनी जिंदाबाद, पीरनी जिंदाबाद। और फिर जज बशीर साहब को अपने घर इस्लामाबाद ले जाके उन्होंने कहा इनको मालिश वालिश करें, इनकी ब्लड प्रेशर, पानी वानी पिलाएं इनको। वो कुछ थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक हुई, लेकिन इसको लिखा जा रहा है जादू सर चढ़ के बोल रहा है। सर यही हाल है इनका। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में तो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि इमरान खान या उनकी पार्टी का कोई खास आगे बढ़ पाएगा, जिस जो हाल है। उनको उन्होंने अली गंडासपुर को बोतल दी है उन्होंने, जो इंतखाबी निशान है उस पर किसी को बोतल मिल रही है, किसी को जूता मिल रहा है, किसी को थप्पड़ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। फिर ऐसे ही होना होता है। फिर देखिए ना, जब आप अपनी औकात से बढ़ के चीजें करें, ये फिर समझते थे ना मेरा मकसद कि हम आगे, हमें रोकने, हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। तो स्टेट होती है, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। और दूसरे कुछ लोग अंदर से भी कमजोर थे, इनको ये बताया जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फूट पड़ चुकी है, ये इनको अंदर से ये इन्फॉर्मेशन। और फिर जो हमारे भाईजान बैठे हुए थे, कोर कमांडर लाहौर भी, वो भी तो कहते थे ना अंदर आने तो चाय बुलाओ, अपने लोग आए हैं भाई, उन्होंने, उनकी स्टेटमेंट भी तो यही थी। तो फिर उसका रिजल्ट यही है। वो तो खैर बाइज्जत तौर पर कहीं टोरंटो पहुंच चुके होंगे, इंग्लैंड रहते होंगे जो कोर कमांडर हैं, उसके खिलाफ भी चाहिए था कि एक्शन लिया जाता, उनको भी एक इबरत का निशान बनाना चाहिए था। जिनकी पतलून जो है बाहर लहरा रहे थे लोग, उन्होंने पतलून पेश की थी, तभी वो बाहर उन्होंने बताया था। और मुझे अभी याद है कि मेरे मुर्शद का जो भांजा था वो बाहर मजाक उड़ा रहा था कि इसकी वेस्ट 52 है कोर कमांडर। बिल्कुल। तो फिर पता नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट उसको किस तरह बर्दाश्त कर गई है कि उस कोर कमांडर को, जो भाईजान ने अपनी लाडरी भी उनके सामने रख दी कि ये मेरे कपड़े ले जाओ यार, बाहर दिखाओ लोगों को कि मेरी वेस्ट कितने। नहीं सर, पकड़ा था उनको, काफी दिन तो वो गायब रहे, इधर उधर छुपते रहे, बाद में पकड़े नहीं, लेकिन रवाज है, ये रवाज है कि वो अपने लोगों को कुछ नहीं कहते। वो उनको फिर मेरे जैसे लोग यहाँ वाशिंगटन डीसी में देखते हैं या टोरंटो में मिलते हैं, और वो 5-5 मिलियन के घरों में रह रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान का ये रवाज है, और इसी वजह से पाकिस्तान आज तबाह बर्बाद हो चुका है दुख के साथ। जो कि मेरी मादरे मिलत है, बिल्कुल मेरी मादरे मिलत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं वहां पैदा हुआ, मैं आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी। लेकिन उसको जो 76 साल से जिस तरह के लोग लूट रहे हैं, लूट के जब मेरी मुलाकात उनसे होती है तो ठंडे माहौलों में वाशिंगटन डीसी में होती है या टोरंटो में होती है, दुख ये कहना चाहूंगा। जो कि आप कुछ को कह रहे हैं सर्द जंगें हैं, कोल्ड वॉर्स हैं, कुछ लाइव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे पहले उन्होंने गाजा की बात की है, दूसरे नंबर पर उन्होंने मिडिल ईस्ट, जिस तरह के हम मुसलसल देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर इराक और सीरिया हालत जंग में ही रहते हैं सारा साल। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने बताया सूडान के अंदर, आपको पता है 2 फौजी जर्नल आपस में लड़ रहे हैं पावर में। चौथा यूक्रेन का आपने हालात देख रहे हैं वहां पे जो। पांचवा म्यांमार के बारे में उन्होंने बताया जहां पे मुसलसल मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है। छठी जो है इथियोपिया की बात की है, जो इथियोपिया इस वक्त एरिथ्रिया के साथ उनका पानी का तनाजा चल रहा है। 7वीं नाइजीरिया साहिल जगह है जहां के ऊपर आपने अगले दिन भी देखा होगा कि क्रिश्चियन और मुसलमानों के दरमियान 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फिर हेटी के अंदर ऑलवेज अनरेस्ट चल रही है, पता नहीं क्या बात है, वहां भी गुर्बत के हालात खराब है। 9वां इशू उन्होंने आर्मीनिया और अजरबैजान का बताया है। और 10वां उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना, जो कि ताइवान और हमें कोल्ड वार शुरू हो चुकी है दोनों के दरमियान, ये 10 जगह जो है ये देखने से इन पे नजर रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए इनके बारे में। दिस इज व्हाट इज गोइंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत की इकोनॉमी जो है 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत की इकोनॉमी की रफ्तार को मैच कर सके। क्योंकि भाई साहब
जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रखे हैं ना भारत के ऊपर, 500% टैरिफ लगा रखे हैं, जो मतलब कि वो थ्रेट कर रहा है भारत की इकोनॉमी को कि मतलब कि मान जाओ हमारे कैंप में आ जाओ, और क्या बोल रहा है ना कि आ जाओ हमारे कैंप में आ जाओ भारत, ठीक है भाई साहब, रशिया के कैंप में मत रहो और चाइनीज़ के कैंप में मत रहो, हमारे कैंप में आ जाओ और हमारी बात मानो। तो भारत तो मानने वाला है नहीं। तुम कितनी % टैरिफ लगा दो भाई साहब, भारत किसी की शर्तों पे जीता है ही नहीं। साफ बात है, भारत ने पहले से ही, बहुत टाइम पहले से ही मतलब कि क्या बोलते हैं, नॉन अलायंस की मतलब की नीति को अपनाए रखा है, मतलब कि किसी कैंप में नहीं जाना हमें, ठीक है भाई साहब। हम खुद मतलब कि ऐसा, हम खुद एक कैंप में, ठीक है भाई साहब, हम किसी के कैंप में नहीं जाते, ठीक है भाई साहब। हम मतलब सबसे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, ठीक है भाई साहब। हम क्यों पड़े किसी के फड्डे में भाई साहब, किसी की वॉर चल रही है, किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो भाई साहब हम क्यों पड़े। हमें तो सस्ता तेल लेना है भाई साहब रशिया से, भाई साहब रशिया से सस्ता तेल हमें आ रहा है। हमें और क्या चाहिए, ईरान से सस्ता तेल मिल रहा है भाई साहब, सऊदी से सस्ता तेल मिल रहा है, तो हम तो वहाँ से लेंगे ना भाई साहब। रशिया से जब अमेरिका कहता है कि भाई साहब तुम रशिया से तेल तेल कम कर दो या फिर लो मत, तो भाई साहब भारत ना डबल ट्रिपल कर देता है लेना, ठीक है भाई साहब। भारत इंपोर्ट कराना डबल ट्रिपल कर देता है भाई साहब रशिया से, क्योंकि भाई साहब रशिया हमारा मतलब कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब हमें अपनी जो एनर्जी की खपत है भाई साहब पूरी कर रही है भाई साहब, हमें भारत के लोगों को भाई साहब सस्ता तेल मुहैया करवाना है। तो भाई साहब ट्रंप जो करना चाहे वो मर्जी चाहे करता रहे भाई साहब, 500 के 1000% भी लगा देना, तब भी भारत जो है ना वो ना अमेरिका कैंप में नहीं जाएगा। अभी अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी भाई साहब, ट्रंप भारतीय पीएम को मतलब कि फ़ोन कॉल लगा रहा है, ठीक है भाई साहब। अपने मतलब डिप्लोमेट्स भारत के अंदर भेजा है, भारत से बात कर सके, लेकिन भारत पकड़ में नहीं आ रहा भाई साहब, ठीक है भाई साहब। मतलब कि ट्रंप क्या सोच रहा है कि मतलब मैं टैरिफ पर टैरिफ लगाता रहूँगा भाई साहब, और अमेरिकन इकोनॉमी को कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अमेरिकन इकोनॉमी को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर भारत वहाँ पर चीज़ें भेजना बंद कर देगा ना, तो भाई अमेरिका को और भी डबल कीमतों पे दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, और उसके बाद भाई साहब वो टैरिफ तो लगा ही नहीं सकते ना फिर तो भाई साहब। जो जितना टैरिफ अभी भारत के ऊपर लग रहा है, मतलब कि उससे फिर तो उससे कई मत फिर तो टैरिफ लगा ही नहीं सकते ना फिर तो भाई साहब, अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो भाई साहब भारत के साथ रिलेशनशिप बनाना भाई साहब अमेरिका की भी मजबूरी है, ठीक है भाई साहब। ये नहीं है कि भाई भारत पर टैरिफ लगाते रहो, भारत कुछ नहीं करेगा। भारत भी अलायंस बना रहा है भाई साहब, भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता। भारत ने पहले से चेता रखा भाई अमेरिका को, भाई साहब अमेरिका जो मर्जी करना चाहे कर ले, ठीक है भाई साहब। अमेरिका की फितरत क्या हो गई है ना भाई साहब, अब दूसरे देशों के कब्जा करने की, मतलब कि भाई साहब दूसरे देशों पे मतलब इन्वेट कैसे कर सकते हो भाई साहब तुम, मतलब कि जो तुमने मतलब कि वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए रातों रात में, मतलब कि ये तो बात बहुत गलत है ना भाई साहब। उसके बाद भाई साहब तुम डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब अब हम वेनेजुएला के तेल को जो मतलब कि रिजर्व्स है ना, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स भाई साहब वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला के तेल के रिजर्व्स को भाई साहब अब तुम कंट्रोल करोगे भाई साहब। तुम कौन हो भाई, कितने के चौधरी को कौन हो भाई साहब। वेनेजुएला बेचारा मतलब कि यूएन भी कुछ नहीं कर रहा भाई साहब उनके हक में, मतलब भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई साहब। वेनेजुएला मतलब कि एक स्वतंत्र देश है, और उसके साथ में ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है भाई साहब। वेनेजुएला पे आवाज़ उठानी चाहिए यूएन को भी, यूएन तो पता नहीं सत्तों पे क्या सोया हुआ है, खैर उसके बाद आ गए ठीक है। तो रशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, मतलब कि वो तो चल ही रहा है, मतलब कि वो अमेरिका के साथ में, ठीक है भाई साहब। तो रशिया तो चाहता है कि भारत हमारे कैंप में आ जाए, ठीक है भाई साहब। रशिया के कैंप में कोई भी ना रहे, ठीक है भाई साहब, वो अमेरिका के कैंप में कोई भी ना रहे और रशिया के कैंप में आ जाए भारत। भारत तो वैसे भी एक तरीके से भाई साहब भारत का दोस्त तो भाई साहब रशिया ही है, असल मायने में रशिया ही है भाई साहब। जब भारत के ऊपर संकट आया ना, तो भाई साहब रशिया ने खुलकर मदद करी है भारत की, ठीक है भाई साहब। रशिया ने ये नहीं सोचा कि हमें क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा, भाई साहब खुल के हमेशा मदद करी है रशिया ने, ठीक है भाई साहब। चाइना तो अपनी फितरत दिखाता रहता है ना, तो चाइना तो भाई साहब खुद भारत की जो कुछ स्टेट्स हैं भाई साहब, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है कि ये हमारा है, तो भाई साहब उसके कहने से थोड़ी हो जाएगा भाई साहब, ठीक है भाई साहब। बाजू में दम है, अगर बाजू में दम है तो भाई ले लो, ठीक है भाई साहब। ऐसे ये हर बारी तुम हर महीने मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के और उसके बाद अपने फॉरेन ऑफिस से बोल देते हो कि भाई कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का हिस्सा है, बोलने से थोड़ी होता है। अब हम बीजिंग वगैरह पे क्लेम कर दे भारत, तो भाई साहब बोलने से थोड़ी हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अगर बाजू में दम है तो ले लो, ठीक है भाई साहब। ठीक, भारत के पास 700 बिलियन डॉलर का मतलब कि फॉरेन रिजर्व्स पड़ा हुआ है भाई साहब, बहुत बहुत ज़्यादा भारत के पास है, ठीक है भाई साहब। बहुत सारे देशों के पास है भी नहीं इतना, ठीक है भाई साहब। तो भारत की परचेसिंग कैपेसिटी से पता चलता है कि भाई साहब भारत मतलब कि कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करवा सकता है, किसी भी संकट में हो, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है भाई साहब। तो भारत के पास ये पैसा होना बहुत ज़रूरी है, फॉरेन रिजर्व्स बहुत अच्छे ज़रूरी हैं, ठीक है भाई साहब। इससे पता चलता है फॉरेन रिजर्व जितने रहते हैं ना देश के पास, तो वो उतने ही मतलब नोटों की छपाई कर सकते हैं, मतलब कि ठीक है भाई, क्योंकि भाई डिमांड रेट्स कंट्रोल रहते हैं। क्योंकि अब 700 बिलियन डॉलर का मतलब कि भारत के पास फॉरेन रिजर्व्स है, तो उतने ही भारत नोट छाप सकता है, मतलब कि उस तरीके से उतनी ही मात्रा में छाप
सकता है, क्योंकि भाई ज़्यादा नहीं छाप सकता है। अगर ज़्यादा छापे तो उसके बाद क्या होता है ना, डिमांड्स बढ़ती हैं, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, भारत के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, उसके बाद उनकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी। डिमांड्स बढ़ेगी तो उसके बाद भाई भारतीय गवर्नमेंट को मतलब कि फिर इम्पोर्ट्स करवानी पड़ेंगी भाई साहब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है भाई, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कमी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों की। तो इसलिए भाई साहब कोई भी देश ज़्यादा नोट नहीं छाप सकते, ठीक है भाई। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान है ना, टीटीपी आए दिन रोज़ उनको ठोक के जाती है, ठीक है भाई साहब। लेकिन फिर भी वो दुनिया को सिक्योरिटी, आधी दुनिया को सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं भाई साहब, गल्फ नेशंस को सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब से होने से भाई साहब कुछ नहीं होता बेटा, चला नहीं सकते हो 21st सेंचुरी में भाई न्यूक्लियर वेपन चला नहीं सकते। हाँ, तुम थोड़ा बहुत डरा वरा सकते हो, लेकिन जो न्यूक्लियर ब्लफ है ना, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करा था ना, उसमें भाई साहब न्यूक्लियर ब्लफ है ना, जो पाकिस्तान का तोड़ दिया था। उसके बाद भाई साहब मतलब एकदम वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो चुका है न्यूक्लियर वेपन को लेके, ठीक है भाई। तो भाई साहब ये तुम बार बार नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर ये हो, तो किसी को चला नहीं सकता। तो भाई साहब सोच भी नहीं सकते चलाने की भाई साहब, मतलब कि ये ब्लफ ना खत्म हो चुका है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि अब मतलब तुम जो सिक्योरिटी देते फिर रहे हो ना, उसके बाद भाई जो जिन देशों को तुम सिक्योरिटी देते फिर रहे हो, उनके दुश्मन देशों को भाई साहब, उनके जो दुश्मन देश हैं, ठीक है भाई साहब, वो अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए तो उसके बाद और भी पड्डा हो जाएगा भाई साहब। एक तरफ टीटीपी ठोक रही है, ऊपर से भारत दो चपेटे लगा के चला जाता है भाई भारत बार बार। उसके बाद भाई तो तुम किसी और देशों को सिक्योरिटी दे रहे हो, तो भाई साहब उसके बाद दुश्मन बना रहे हो। दुश्मन क्यों बना रहे हो भाई साहब? मतलब कि अपनी पाकिस्तानी आवाम को मतलब बैठ के खिलाओ भाई साहब, मतलब कि भाई उनके लिए सहूलियत करो भाई साहब, सब्सिडी वगैरह दो। लेकिन भाई साहब IMF से ही जान नहीं छुड़ा पाए हैं भाई साहब, हर वक्त एक कटोरा लेके पहुंच जाते हैं भाई साहब, मतलब IMF के दर पे कि भाई IMF हमें 2-4 बिलियन दे दो, ठीक है भाई साहब, ये कर दो। जो किस्त चुकानी होती है उसको भी रोल ओवर करवा लेते हैं और बेल आउट पैकेज फिर से ले लेते हैं भाई साहब। इतने बेगैरत लोग हैं कि पूछो मत। तो खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।